नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर से 16 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। आप जानते हैं करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको करंट अफेयर की जो वीडियो पूरी बनाऊंगा ये पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, तो आपको बताना है इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू विच कंट्री। मतलब भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसको सौंप दी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ब्राज़ील को। जी हाँ, भारत ने वो अपनी प्रेसिडेंसी है अब वो ब्राज़ील को सौंप दी है। ठीक है, क्योंकि अब भारत का G20 समिट हो चुका है ना। तो G20 समिट भारत का हो चुका है, तो अब ये अगले साल मतलब 1 साल की प्रेसिडेंसी होती है G20 की, तो 1 साल भारत का पूरा हो जाएगा। लगभग नवंबर टाइम तक भारत प्रेसिडेंट रहेगा। नवंबर के बाद लगभग आप समझिए दिसंबर से आपका ब्राज़ील प्रेसिडेंट हो जाएगा G20 अब नहीं कहेंगे, इसे G21 कहेंगे अब। ठीक है, G21 कहेंगे, G20 नहीं कहेंगे अब इसको। ठीक है, अब से नाम चेंज कर लीजिएगा, इसका नाम G21 हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्री ऐड हो गई है। ठीक, तो चलिए आपको बता दें कि G20 प्रेसिडेंसी है वो अब ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो आपके लुइस हैं उनको दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे आपको इसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो जो आप जानते हैं ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या है इनको G20 की ये जो प्रेसिडेंसी है वो सौंप रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं G20 मतलब हो गया 20 देशों का एक नेशन, पूरा 20 देशों का एक ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप 20 को बात की जाती है। इसमें आप अलग अलग देश होते हैं। ठीक, आपको बताता है G20 की जो फॉर्म किया गया था, G20 फॉर्म किया गया था 1999 में। ठीक है, 1999 G20 का फॉर्म किया गया था और लगभग हर साल से इसकी मीटिंग होती आ रही है। आपको बता दें 2020 की जो समिट थी वो कोविड-19 की वजह से इसे वर्चुअली किया गया था। ठीक, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले, और आपको बताते हैं जो G20 समिट थी इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो वासुदेवा कुटुंबकम इसकी थीम थी हमारी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम थी। ठीक है, आप बता दें आपको 1 दिसंबर 2022 को हमने हमारी देश में जो भारत को G20 प्रेसिडेंसी मिल गई थी, जैसा मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और ये लगभग नवंबर 30 तक चलेगी, 2023 तक हमारी चलेंगी। 1 तारीख से फिर कौन हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। और इस समिट में हमने सबसे अच्छा काम क्या करा है? इस समिट हमने अफ्रीकन यूनियन को अपने उसमें कर लिया है, मतलब G20 समिट का G20 ग्रुप का मेंबर बना लिया है। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंसी के तहत अभी इसका बन गया G21 बन गया है। ठीक, और न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन हुआ उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है सभी G20 कंट्रीज के द्वारा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है हु हैज़ बिकम दी 21st मेंबर ऑफ G20। तो आपको बताइए कि 21वां मेंबर कौन बन गया G20 ग्रुप का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो सही आंसर इसमें क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, अफ्रीकन यूनियन। जी हाँ, अफ्रीकन यूनियन है वो कौन बन गया है G20 समिट का, G20 ग्रुप का एक और मेंबर। तो अब कितने मेंबर हो गए? G21 हो गए हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैं आपको ही बता रहा था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है हु हैज़ लॉन्च्ड सवेरा स्कीम टू हेल्प सीनियर सिटीजन। मतलब वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना किसने शुरू की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, प्रयागराज पुलिस। जी हाँ, प्रयागराज पुलिस ने आपकी सवेरा स्कीम की शुरुआत करी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, या कहते हैं वरिष्ठ नागरिक जो है उनकी सहायता के लिए। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको कि प्रयागराज पुलिस ने एक आपका प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाया है इसके लिए, इन सिक्योरिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ देयर कम्युनिटी। मतलब जो प्रयागराज पुलिस ने अपने समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों, जो उनके दायरे के अंदर, जो प्रयागराज पुलिस के एरिया में जो लोग आते हैं, उनके जो वहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए ये सवेरा स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, सवेरा स्कीम की जो तहत क्या रहेगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको क्या एसेंशियल हेल्थ सर्विस दी जाएगी और जो अदर इमरजेंसी सर्विस दी जाएंगी जो सीनियर सिटीजन होंगे उस एरिया के। ठीक है, प्रयागराज जोन के इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट जो आती हैं वो इसके अंदर पूरी आपकी इंक्लूड होती हैं। ठीक,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वो आगे आप बता दें, इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि जो ये इनिशिएटिव है, इसमें लगभग आप मान लीजिए कि 700 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के रजिस्टर हो चुके हैं 3 दिन के अंदर। तो अभी हाल ही में शुरू की गई है स्कीम, और इसमें 700 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन इसमें रजिस्टर कर चुकी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स फैशन ब्रांड डब्लू। तो महिला के फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अनुष्का शर्मा। जी हाँ, अनुष्का शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रांड डब्लू का। किसका? डब्लू एक फैशनेबल कपड़ों की एक फैशनेबल ब्रांड है जो महिलाओं को कपड़े बनाता है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं अनुष्का शर्मा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। तो आपको बताना है, किस देश ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, भारत ने हमारे क्या है, पोर्टेबल आप हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसे आपके कंटेनर्स टाइप के होते हैं, है ना, एक कंटेनर टाइप के होंगे जिससे आप क्या है एयर लिफ्ट के जरिए, मतलब हेलीकॉप्टर या किसी के जरिए या प्लेन के जरिए उसको उसमें लोड करके आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो उससे क्या वो पूरा एक हॉस्पिटल के तौर पे काम करेगा आपका। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल जो है वो इसमें हमने उसे अनवील किया भारत ने। और इसमें इसके तहत क्या है, इसके टोटल 72 क्यूब्स आपके आए हैं, मतलब 12 क्यूब्स आए हैं, जिसमें मतलब क्यूब बंद हो गया, एक क्यूब एक रूम को दर्शा रहा है, तो ऐसे 72 क्यूब्स को हमने दर्शाया गया है। ठीक है, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी जो है उनका एक एम्बिशन प्रोजेक्ट था जिसका नाम रखा था प्रोजेक्ट भीष्म, है ना। इसका फ्लो मत भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, है ना। तो इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट के तहत क्या है, ये उसको आगे बढ़ाया गया है। कब? ये फरवरी 2022 में स्कीम चलाई गई थी, अनवील करी गई थी। उसी टाइम को और बढ़ाते इंप्रूव करते हुए हमने ये पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ठीक है, वही आपको बता दें, ये जो पोर्टेबल है उससे ऑफिशियली किसने बनाया है? तो इसे बनाया है मेडटेक एक्सपो। कहाँ पे? गांधीनगर। मतलब इसे अनवील किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका मेडटेक एक्सपो में किया गया था, गलती हो गई थोड़ा। मेडटेक एक्सपो एक जगह है, जो जगह है गांधीनगर के अंदर, वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पे इसका क्या उद्घाटन किया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, वेयर विल बी दी ब्यारो वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉम्बैक्ट एयरफील्ड बी बिल्ड। मतलब ब्यारो द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लद्दाख में। जी हाँ, लद्दाख में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई एयर कॉम्बैक्ट फील्ड बनेगा। आप सकते हैं, जिसमें फोटो है वैसे ही टाइप का आपको बनेगा लद्दाख के अंदर। तो इसके बारे में बता दें आपको, जो ब्यारो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बनाया है दुनिया का हाईएस्ट कॉम्बैक्ट एयरफील्ड। कहाँ पे? लद्दाख के नयोमा रीजन के अंदर। ठीक है, वही आपको बता दें, इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो जो फाउंडेशन था इसका वो रखा था राजनाथ सिंह ने, जो कौन है? वो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और कब? सितंबर 12 को रखा गया था। कहाँ पे? देवका ब्रिज पर रखा गया था। ठीक, देवक ब्रिज पर रखा गया था। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अब आपको बता दें कि ब्यारो के बारे में जानकारी दें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दें आपको, तो बता दें कि ये क्या है, एक रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और ब्यारो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड क्लोज टू नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स। मतलब हमारे जो वेस्टर्न नॉर्दर्न बॉर्डर्स और वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, उन पे जो रोड्स हैं वो इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, ब्यारो द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 7 मई 1960 में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रवि चौधरी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, हु हैज़ वॉन दी गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट दी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक 2023। मतलब इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, किशोर जैना। जी आप सकते हैं फोटो से इनका, ये किशोर जैना जी, इन्होंने क्या है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो उसको बता दें, जो किशोर जैना है, इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 के अंदर। कितने दूरी फेंका भाला इन्होंने? तो 82.53 मीटर की दूरी पर इन्होंने भाला फेंका इतनी दूरी पे, इसलिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं जो विकास यादव थे वो सेकंड पोजीशन पे आए हैं, इन्होंने 72.18 मीटर में फेंका। और 30 नंबर पर हरीश कुमार
जिन्होंने 71.78 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे बताना है आपको, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड दी मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2023, मतलब किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने जो मॉब लिंचिंग के जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको मुआवजा देने की एक स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने क्या नाम है, मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2023 इसको क्या नाम इम्प्लीमेंट कर दिया है, मतलब इसको लागू कर दिया है अपने राज्य में। आपको बता दें जो स्कीम है उससे क्या है, उसमें क्या है, आपको प्रोवाइड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, मतलब आपको राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाएगा जो मॉब लिंचिंग के पीड़ित होंगे। भाई आपको जो मध्य प्रदेश सरकार है वो 10 लाख रुपए तक का कंपनसेशन देगी उनके परिवार को, जो ठीक है, जिनके साथ कोई बदतमीजी हुई या फिर क्या मॉब लिंचिंग कहते हैं ना, जब क्या एक साथ कई लोग, आप कोई बहुत से लोग आपका साथ अत्याचार करें तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, है ना। वहीं आपको बता दें ये स्कीम के अंदर बहुत सारे वायलेंस भी कवर आते हैं, जैसे आपके रिलीजियंस के, अगर रिलीजियंस के रिलेटेड आपके ऊपर कोई, मतलब आपकी क्या नाम, धर्म के आधार पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, मॉब लिंच हुआ, आपके खिलाफ मॉब लिंच हुए, तब भी आपको सरकार कंपनसेशन देगी। आपकी जाति के खिलाफ हुआ तब भी, आपके मतलब रेस के खिलाफ हुआ तब भी, और वर्क प्लेस के साथ भी हुआ तब भी मध्य प्रदेश सरकार आपको मुआवजा प्रदान करेगी अगर आपका ऐसा कुछ होता है, मॉब लिंचिंग होती है तो। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, वेयर विल बी दी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बीइंग इन इंडिया, मतलब कि ये बताओ कि जो अभी हाल ही में G20 में क्या हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुरुआत की गई है। तो ये बताइए कि भारत में कहाँ से शुरू हो रहा है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मुंबई से। जी हाँ, मुंबई से ये आपका शुरू होगा। ठीक है, इस नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका नाम दिया गया है। और ये आपका पूरा ग्लोबल समिट में जो अभी G20 समिट हुआ था वहाँ पे इसकी आपको ये घोषणा करी गई है। तो इसके बारे में जानकारी बता दें, तो आप बता दें कि G20 समिट में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक प्लान अनवील करा है जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को एक पूरे कॉरिडोर को दायरे पर जोड़ दिया जाएगा, मतलब एक लिंक का बना दिया जाएगा, जिससे क्या है हम ग्लोबल ट्रेड कर सकें और एक कनेक्टिविटी बना सकें भारत से लेकर यूरोप तक। ठीक है, वहीं आपको बता दें इस जो कॉरिडोर में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी। तो इस कॉरिडोर में इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जो मैप है ना, यहाँ पे जो भारत में यहाँ से आपका ये शुरू होगा, फिर यहाँ से ये जाएगा क्या, यूएई, उनकी जो जगह है कहाँ पे, जबल अली, वहाँ पे जाएगा पोर्ट पे। और जो डॉट दिखा रहा है, डॉट मतलब होता है शिप के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। और जो आपको रेड कलर लाइन दिखाई दे रही है, इसको द्वारा किया जा रहा है, ये कनेक्ट किया जाएगा किससे, रेल रूट के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यूएई से जाएगा आपका, फिर उसके यूएई में एक और जगह है अल गुफैत, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया के तीन आपके एरियो में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सऊदी अरेबिया में जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया से इजराइल जाएगा, इजराइल से फिर कहाँ जाएगा, ये ग्रीस जाएगा, और ग्रीस से आपका क्या नाम है, आपका पूरा यूरोप कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है द बुक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस हैज बीन रिटन बाय, मतलब फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, राधिका आयंगर। जी हाँ, आप ये देखते हैं बुक उनका, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, याद रखिएगा बुक से क्वेश्चन आते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है द 19th मीटिंग ऑफ चीफ ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री, मतलब एशियाई तटरक्षक एजेंसी जो हम एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी है, इनके 19वीं बैठक, जो प्रमुख बैठक होती है, वो कहाँ, किस देश में आयोजित की गई है? जो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, तुर्की। जी हाँ, टर्की में आपकी ये आयोजित की गई। आप जानते हैं टर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं फोटोज का। इसके बारे में जानकारी दे दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड इसने पार्टिसिपेट करा है 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग में, जिसे हम HACGAM से नाम से जानते हैं। कब?
5 सितंबर से 8 सितंबर तक। कहाँ पे? इस्तांबुल, जो कि कैपिटल टर्की की। ठीक है, वहीं आपको बता दें हमारी तरफ से 4 लोगों का एक मेंबर गए थे, डेलीगेशन गया था, जिसको लेड किया गया था आपके हमारे डायरेक्टर जनरल DG राकेश पाल द्वारा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, और इसमें लगभग 23 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था कोस्ट गार्ड एजेंसी के, और 2 एसोसिएट मेंबर ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, जो किसके पार्ट थे? रिकैप के, मतलब रीजनल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट शिप इन एशिया। ठीक, और कौन था इसमें? UNODC भी था, मतलब कौन था? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये भी इसमें आपका पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भारत नगर प्राइज फॉर ईयर 2022, मतलब वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चयनित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 12। जी हाँ, 12 वैज्ञानिकों को इसमें चयनित किया गया है। तो इसके बारे में जानकारी बता दें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम CSIR भी कहते हैं, इसने आपको बताया, इन्हें लिस्ट जारी करी है कैसे शांति स्वरूप भारत नगर, जिसे हम SSB कहते हैं, अवार्ड के बारे में इनकी लिस्ट जारी करी 2022 की। ठीक है, और ये बता दें एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है साइंस के फील्ड में भारत के अंदर। ठीक, और वही आपको बता दें ये लगभग 1 साल की डिले के बाद लगभग आपका आया है, क्योंकि 1 साल आपका ये अवार्ड आया नहीं था, इसलिए 2022 का बता रहा है। 2023 का इसलिए आ रहा है क्योंकि 2023-22 वाला अभी तक दिया नहीं था, तो इसलिए 23 का दे नहीं सकते, तो 22 का ही भी आया है। ठीक है, और ये 26 सितंबर को दिए जाते हैं। कब दिए जाएंगे? 26 सितंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन CSIR का फाउंडेशन डे होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि CSIR का फाउंडेशन डे कब होता है? 26 सितंबर को। भाई CSIR इसने अनाउंस किया है कि भारत नगर के जो विनर हैं 2021 के, वो लगभग 2021 के बाद लगभग इन्होंने ये विनर्स को घोषणा करी, लगभग 2 साल के बाद घोषणा की इसकी। ठीक है, तो चलिए आपको उसकी लिस्ट से पता नाम दे दें। जैसे केमिकल साइंस है, इसमें आपके डॉक्टर अकत्तू टी बीजू और डॉक्टर देववत्ता मैती, ये इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, वहीं अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस में ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर विमल मिश्रा जी को। ठीक है, मिश्रा होगा यहाँ पे, इनको दिया गया है। वही इंजीनियरिंग साइंस में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू और डॉक्टर रजनीश कुमार, इनको दिया गया है। वहीं मैथमेटिकल और साइंस में डॉक्टर अपूर्वा खारे और डॉक्टर नीरज कयाल जी को दिया गया अवार्ड। और मेडिकल साइंस में आपका डॉक्टर दीपायमन गांगुली जी को दिया गया है। वहीं फिजिकल साइंस में डॉक्टर अनिला दास को ये अवार्ड दिए गए हैं। टोटल कितने? 12 मेंबर हो गए, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने आपको दिया, बाकी अभी थोड़ी लिस्ट और आएगी तो और बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है बंगस वैली फेस्टिवल हैज़ बिगिन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आपका बंगस वैली फेस्टिवल शुरू किया गया है। तो उसके बारे में जानकारी बता दें, ये जम्मू कश्मीर के अंदर उनके जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, है ना, इनके द्वारा ये एक मतलब आपका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका नाम है बंगस वैली फेस्टिवल। कहाँ पे? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये किया गया है। इस जो फेस्टिवल का इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एक तरह लोगों को एक लाइट प्रोवाइड करना है, मतलब एक तरह से आपको उनको मतलब ये रूरल एरिया है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है टूरिज्म के बारे में। वहाँ पे जो टूरिज्म है, वो जो आप कहें जो पर्यटन की साहित्य पर्यटन है, उसको बढ़ावा दें, है ना, इसके लिए ये आपका शुरू किया गया बंगस वैली के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच स्टेट हैज़ कलिंगर मलिंगर उड़ीमई थोगई थिथम स्कीम, मतलब आप थोड़ा थीम हैज़ अनाउंस्ड, तो थोड़ा नाम याद रखिएगा, कलेंगनार मंगलेर उड़ीमई थोगई थित्तम योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में इस योजना की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही इसका इतना अजीब है, थोड़ा सा बोलने में मुझे अजीब नहीं कह सकते कि मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा है, सबके लिए अजीब नहीं है। तो ये योजना शुरू की गई है
तो इसका जानकारी बता दें कि जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन, M.K. स्टालिन, कहाँ के, तमिलनाडु के। इन्होंने ये योजना आपका है, इसकी योजना को शुरू किया गया है। कब शुरू किया? 15 सितंबर को शुरू किया है योजना को, ठीक है। वहीं आपको बता दें इसके तहत क्या किया जाएगा, 1000 रुपये पर मंथ आपको क्या है सहायक राशि प्रदान की जाएगी, रुपये प्रदान किए जाएंगे लगभग 1.06 करोड़ महिलाओं के राज्य में, ठीक है। और वो महिला कौन होगी? उन महिला को दिया जाएगा जो क्या है अपनी फैमिली की हेड है, मतलब अपने परिवार की मुखिया है, उनको ये दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट विच हैज़ रिसीव ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। तो बताइए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अंदर। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसको ये आपको अवार्ड दिया गया है, कौन सा? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसके बारे में बता दें कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसको ये ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है क्योंकि क्योंकि इनमें यहाँ पे इस स्टेशन पे जो पैसेंजर उनको एक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं अच्छे, और साथ ही इको फ्रेंडली आपको सर्विस दी गई है, ठीक है। आपको बता दें ये सर्टिफिकेट है, ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट अवार्ड है, ये दिए जाते हैं किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, मतलब IGBC द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको बता दें 24 जून 2023 को विजयवाड़ा स्टेशन जो भारत का पहला फुली सोलर पावर प्लांट रेलवे स्टेशन बन गया था, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई तो 1 नवंबर 1956 को इसको क्या नाम, अब बात किसकी हो रही है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी कैपिटल है अमरावती, है ना, और इसके गवर्नर हैं S अब्दुल नाजीर और इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी साफ SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 टाइटल। तो साफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भारत ने। जी हाँ, हमारे भारत ने साफ अंडर 16 का चैंपियनशिप जीती है। आप जानते हैं ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसको भारत ने जीता है। तो इसके बारे में बता दें कि इंडिया वॉन साफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 2-0 से हम जीते हैं। क्यों? हमने इसमें बांग्लादेश को हरा दिया फाइनल मैच में, ठीक है। और मैच हुआ कहाँ पर? ये भूटान में मैच हो रहा था, वहाँ पे ये मैच हुआ था, वहाँ पे हमने हराया है। और इसके तहत भारत के पास टोटल 5 ये टाइटल हो गए हैं जीतने के, ठीक है। और इसमें टॉप स्कोरर कौन रहा है? मोहम्मद अरबास जो है वो उसमें टॉप स्कोरर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने करे हैं 3 गोल, और बेस्ट गोलकीपर सुराज सिंह, ठीक। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं आपके SSC में, क्वेश्चन ही जरूर पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। SSC हो गया आपका, है ना, इसके GS क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो इनमें क्वेश्चन बहुत जरूर पूछे जाते हैं, और UPSC में तो पूछे जाते हैं, ठीक है, और डीप पूछ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में दे दिया है, ठीक। चलिए, और आपको बता दें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है साफ कहते हैं, इसका गठन इसका फॉर्मेशन 1997 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और इसके टोटल 7 मेंबर हैं। वो 7 मेंबर कौन कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका और भूटान, इसके 7 मेंबर हैं, ठीक है। और ऐसे ही और भी कप हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं, कौन कौन से? जैसे रोवर कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मेरिडेका कप हो गया। ये सब आपके फुटबॉल से संबंधित आपके टूर्नामेंट हैं, याद कर लिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं किसका नाम पूछ के इनमें कोई एक ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा और बताइए कि किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो ये सब किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित आपके, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है आफ्टर हुम विल दी व्हीलर सेनेट हाउस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी बी नेम्ड, मतलब पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सेनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी इसका नाम जयप्रकाश नारायण कर दिया गया है। तो आपको बता दें पटना यूनिवर्सिटी जो कि लगभग 100 साल वाली है, 3 साल करीब रह गए हैं, 97 ईयर ओल्ड एक व्हीलर सेनेट हाउस है जिसे अब जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन कहा जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम कहा जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन कहा जाएगा इसको। और इसका जो प्रस्ताव है, इसकी जो प्रपोजल है वो खुद जो पटना के गवर्नर हैं उनके द्वारा दिया गया था। और इसको क्या नाम आपको बता दें, जो पटना यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1917 में की गई थी ब्रिटिश राज के टाइम, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी वाइस चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। तो आपको बताना है नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सिद्धू गंगाधरन। जी आप सिंधु गंगाधरन या बोल सकते हैं ये सिंधु गंगाधरन है, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। ठीक है, वहीं अगर आपने मेरी पिछली वीक की वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं। तो चेयरमैन कौन है इसके? तो चेयरमैन आपके हैं राजेश नायंबर जी। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन है? ये चेयरमैन है। कौन है ये चेयरमैन है। ठीक है, ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक, और सिंधु गंगाधरन जो है वो वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए, वीसी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। तो आपको बताना है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है ना, जिसमें जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत की रैंकिंग कर रही है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 30th रैंक रही है। हमने भारत की रैंक किसमें रही है? 30th रैंक रही है भारत की यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में, जो इन्हें रिपोर्ट पेश करी है उसमें हमारी रैंक 30 रही है टोटल 78 कंट्रीज में से। ठीक है, 78 या 88 ऐसा कुछ है, 78 है। ठीक है, तो सही आंसर आपको तो इसके बारे में और जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इस एक पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, क्योंकि 2023 में हम 30वें रैंक पे पहुंच गए, क्योंकि 2022 में हमारी रैंक 31st थी। ठीक है भैया, हमने इसमें स्कोर किया 40.8 हमने टोटल स्कोर किया है, जो लगभग पिछले साल से इंक्रीज हुआ हमारा। वहीं इसमें टॉप करने वाली कंट्री स्विट्जरलैंड रही है, और इसकी जो क्या नाम है, ये और साथ ही याद रखिएगा ये रिपोर्ट हर साल यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा दी जाती है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री मानी गई है। कौन? स्विट्जरलैंड। ठीक है, वहीं आपको और जानकारी दे दें कि कनाडा आपका नंबर 2 पे रहा है। ठीक है, स्वीडन नंबर 3 पे रहा है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे रहा है, और नंबर 5 पे आपका यूएसए रहा है। तो टॉप 5 कंट्री ये हो गई। वहीं अपने आस पड़ोस के देशों की बात कर लें तो इसमें चाइना की रैंक 20 रही है, भारत की रैंक 30 रही है, श्रीलंका की रैंक 54 रही है, बांग्लादेश की रैंक 69 रही है, और म्यांमार की रैंक कितनी आपकी 80 रही है। तो आप याद रखिएगा, मैंने 70 बोला ना, 88 कुछ करीब अप्रॉक्स इसमें रेटिंग दी गई है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, 88 तक रैंकिंग मैक्सिमम दी गई है, उसमें म्यांमार भी है। और वहीं आप पूछेंगे पाकिस्तान कहाँ है, तो इसमें याद रखिएगा पाकिस्तान को इसमें रैंकिंग करी ही नहीं गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान इससे ज़्यादा बदतर है, इसलिए उनको रैंकिंग दी ही नहीं गई है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ लॉन्च दी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मतलब इन गुजरात असेंबली, मतलब गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसे ईवा कहते हैं, किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपके जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन गुजरात असेंबली में। कब? 13 सितंबर को लॉन्च किया था। आपको बता दें ई विधान एप्लीकेशन एक प्रोसीडिंग हाउस, इसमें क्या होगा, ई विधान एप्लीकेशन के जरिए क्या होगा, जो विधानसभा की जो जितनी प्रोसीडिंग होती है उस हाउस में जितनी प्रोसीडिंग होगी वो सब कंप्लीटली पेपरलेस हो जाएगी, मतलब पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी, आपकी ऑनलाइन सब हुआ करेगा। इसके तहत क्या हुआ, जो विधानसभा जो है ना, जो सीट है, उन सीटों पर क्या टैबलेट्स क्या इंस्टॉल किए जाएंगे, वहीं पे आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और सरकार को पेश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है हाउ मेनी राइटर्स ऑफ इंडियन हेरिटेज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड, मतलब ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए भारतीय विरासत के कितने लोगों को सूचीबद्ध किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 2 लोगों को। जी हाँ, 2 लोगों को लिए 2 अपॉइंट किया गया है, क्या नाम है, ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड के लिए। ठीक है, ये दोनों भारतीय हैं, इनके नाम अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, तो आपको बता दें कि 2 ऑथर हैं इंडियन हेरिटेज के जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है अमंग 6 ऑथर्स में। टोटल 6 ऑथर्स है, 6 में से 2 लोगों को अपॉइंट आपको चूज़ किया गया है, जो कि दोनों भारत मूल के हैं, और किसके लिए? 23rd ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड के लिए। ठीक है, फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, उसी के लिए। और इन 2 लोगों का नाम क्या है, जो इनका नाम है नंदिनी दास और क्रिस मंजपरा। ठीक है, जो नंदिनी दास यूके में रहती हैं और वो क्रिस मंजपरा यूएस में रहते हैं। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड के लिए। तो आपको जानकारी दे दें, जो नंदिनी दास हैं इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, इनकी जो बुक थी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, इसके लिए इनको ये दिया गया है अवार्ड। और वहीं मंजपरा जी हैं, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, इनकी बुक ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द
फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ऐसे शॉर्टलिस्ट किया गया है इनको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी बीन लॉन्च्ड, मतलब बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया है, क्या मतलब कहाँ हुआ था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जयपुर में हुआ था आपका। तो जयपुर में हुआ था ये, लगभग आप मान लीजिए कि परसों तक को आपका हुआ था ये। ठीक है, 14 से 15 तारीख तक हुआ था आपका ये पूरा समिट। तो इसके बारे में बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस ऑर्गेनाइजिंग दी, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई कॉन्फ्रेंस कब, 14 से 15 सितंबर तक। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस डिस्कस किया गया है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को, कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करें डैम सेफ्टी के लिए। ठीक है भाई, इसकी थीम क्या रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बताना। आपको इसमें आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी इंश्योरिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन बाय सेफ एंड प्रोटेक्टेड डैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि सुनिश्चित करना, ये इसकी क्या है आपकी थीम थी, विषय था इसका। इसको तय बता दें कि आप भारत में टोटल 6000 से ज़्यादा डैम आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत की रैंक ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 30 नंबर पे आती है लार्ज डैम के मामले में। जो लार्ज डैम होते हैं, वैसे छोटे छोटे डैम तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, 6000 डैम है, पर मेन जो काउंट करते हैं वो बड़े बड़े डैम काउंट कर जाते हैं, वो हम उसमें किसने 30 नंबर पर आते हैं पूरे विश्व में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी फीवा वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, तो आपको बताना है फीवा विश्व कप 2023 जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी ने ये फीवा वर्ल्ड कप 2023 जीता है। तो इसके बारे में बता दें कि जर्मनी ने साइबेरिया को हरा के 83 और 77 से हरा के ये फीवा वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम कर लिया है। और वहीं आपको बता दें कि जर्मनी ने 8-0 से पूरा टूर्नामेंट जीता है, मतलब एक भी मैच वो लोग नहीं हारे, लगातार 8 मैच जीते गए और लगातार ये 5वीं बार ये आप चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, और हर 5वीं बार लगातार बिना हारे ये लगातार चैंपियन बनते जा रहे हैं। ठीक है, इनके जो इस टूर्नामेंट में बेस्ट वो वैल्यूएबल प्लेयर थे उनका नाम था डेनिस शेडोरर, और जर्मनी के जो इन्होंने टोटल हाईएस्ट पॉइंट 28 करे थे, उनका एवरेज रहा 17.9 का एवरेज रहा है पर गेम में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको बताना है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, मतलब मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू की गई है। उसका आंसर आपका है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा में ये योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में बता दें कि जो क्या नाम है ओवरऑल हेल्थ को, उनके जो उड़ीसा राज्य में जो लोग हैं उनकी हेल्थ को और उनकी मतलब आप मान लीजिए कि कल्याण को, उनके जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ठीक है, इसके तहत क्या हो जाएगा, ये एक आपका मान लीजिए एक पार्ट है, एक पहल पार्ट है पादा पुष्टि योजना, मतलब पदा कहते हैं पद पुष्टि योजना, पदा जो भी पदा पुष्टि योजना कहते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो मदर्स हैं उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड की जाएगी, और जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, किशोर बच्चियां हैं, उनको क्या है, उनको और जो बच्चे हैं स्टेट के उनको क्या है न्यूट्रिशंस आपका प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी न्यू चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रजनीश कुमार। जी हाँ, रजनीश कुमार जी आप फोटो सकते हैं इनका, ये आपके बन गए हैं चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड। इससे पहले बता दें ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं SBI के, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, मतलब नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत टोटल 1000 करोड़ का बजट आपका निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है, ये जो कि एक आपकी नंद बाबा मिशन है ना, उसके तहत आपकी काम करती है। इसके तहत क्या है, जो कैटल ब्रीडिंग है और जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा उस राज्य में उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो काऊ की ब्रीडिंग होती है, जो नस्ल है ना आपकी, उसको इंक्रीज किया जाए, जैसे स्पेशली सहवाल, गिर, थरपारकर, गंगात्री, इससे इन नस्लों का इंक्रीज किया जाएगा, इन गाय की नस्लों का इंक्रीज किया जाएगा, जिससे क्या है हमारे देश में जो दूध का, हमारे उस राज्य में क्या है दूध का उत्पादन बढ़े और जो किसान हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनकी इनकम भी बढ़े। ठीक है,
और ये स्कीम साथ स्टार्टिंग में 10 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में लॉन्च की जाएगी स्टेट के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या है ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। और हमें कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ना। उसमें आप बताएं क्या दिक्कत, आपको परेशानी है उसके बारे में बताएं, क्या अच्छी चीज़ है उसके बारे में बताएं। ठीक है, और चलिए फिर आज के लिए व्यवस्था रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।